पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नहीं, पार्टी क़यादत के गिर्द तंग होता कानूनी घेरा बज़ाहिर बिलावल और जियालों को एहतजाज के ट्रैक पर लाया है। नवाज शरीफ को खराब सेहत की बुनियाद पर जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज फिर मामला देखेगी। सिर्फ नून लीग नहीं, हुकूमत की नजरें भी अदालत पर जमी है। और अबू धाबी स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 61 तमगे जीते। तो इनमें से दो नौजवान तो जियो पाकिस्तान के होंगे मेहमान, उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। भाई पाकिस्तानी जहां भी जा रहे हैं ना, पर्टिकुलरली ये जो नौजवान लौट है हमारी, ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए वैसे तो कभी भी बिल्कुल दैट इज सो ट्रू, लेकिन नॉट कि कभी ये लल आया था या कभी कोई रुकी थी ये जो मुहिम ही मैं कहूँगी कि पाकिस्तान जो है वो हर जगह पाकिस्तानी जाके अपना नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अगर स्पेशल ओलंपिक्स की बात की जाए तो दैट इज़ इवन मोर कमेंडेबल कि मतलब कि आप लिटरली नहीं सोच सकते कि इंसान में कितनी एबिलिटी होती है टू अचीव एंड टू गो हायर एंड हायर। और स्पेशल लोगों की आपको पता है ना, हमारी माशाल्लाह फैसिलिटीज का क्या हाल है। हमारे पास अगर कोई स्पेशल शख्स हो, हमारा कोई स्पेशल दोस्त हो, तो आप बाजार नहीं लेके जा सकते, आप किसी दूसरे शहर नहीं लेके जा सकते, फुटपाथ्स नहीं ऐसे बने हुए हैं, दूसरे शहर वगैरह आप अपने शहर में नहीं फिर सकते। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आप स्पेशल लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, चाहे उनकी कोई भी डिसेबिलिटी हो। लेकिन फिर भी ये लोग अगर लग जाएं किसी काम पे तो देखिए फिर तमगे आते हैं और एक तो नहीं 61 आ जाते हैं। अच्छा, ये हम डिटेल में बात करेंगे लेटर इन द शो, लेकिन पहले जरा हम मार्च की बात कर रहे हैं, ट्रेन मार्च की हम बात कर रहे हैं। तो आपको जल्दी से बताएं कि पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च का नारा तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, लेकिन लगता ये है कि क़यादत के गिर्द तंग होता कानूनी घेरा बिलावल और जियालों को बाहर निकाल लाया है। बिलावल की तकारीर में क्या चीज़ नुमाया रहती है, अब इसी से पता चलेगा। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात नवाब शाह में क़याम करेंगे, अगली सुबह बरास्ता सखर लाड़काना के लिए रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल का मार्च महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। वो ट्रेन में महज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स दस्तयाब नहीं थी। ट्रेन का सफ़र है कराची से लाड़काना इसलिए कि फ्लाइट्स पर, बाकी वर्कर्स आएंगे जहाँ पे भी होंगे। बिलावल साहब ज़रूर अपना पैगाम वर्कर्स को देंगे। और इस वक्त जो जिस तरीके से हुकूमत गरीब आवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही है बल्कि और उनकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल रही है, उस सिलसिले में ज़रूर अपने वर्कर्स से बात करेंगे। ये तो आपने सुन ली मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो नाब से खौफजदा हैं, इसलिए रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की, दीगर हुकूमती लोग भी इस मार्च को आड़े हाथों ले रहे हैं। बिलावल साहब ट्रेन मार्च कर रहे हैं, अब्बू बचाओ मुहिम तो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी अर्सा चलने वाली है। अभी आप जो है वो अब्बू बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं, फिर आपको अब्बू निकालो मूवमेंट चलानी पड़ेगी, तो इसलिए एक ही वक्त में चला लें, वक्त बच जाएगा। आप हमसे 5000 अरब रुपए की करप्शन का पूछेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाएंगे, ये कोई नामुनासिब सा रवैया है। बहरहाल चौधरी साहब को उनका रवैया नामुनासिब लग रहा है, बट वेयर डज ही कॉइन दीज टर्म्स फ्रॉम? दैट इज ये एक कभी हम उनसे मिलेंगे तो डेफिनेटली ये पता करेंगे कि वेयर डज ही कम अप विद दीज। बहरहाल आगे चलते हैं और आपको बताएं कि ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ तंग हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ नैब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी तफ्तीश की और कायम अली शाह को भी पेशी का नोटिस मिल चुका है। ठीक है जी, अभी क्या सूरत हाल है, क्या तैयारी है? कैंट स्टेशन कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट राना जावेद। राना जावेद, थैंक यू सो मच। जियो पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे आपको। बताइएगा 10 बजे का अप्रॉक्सीमेटली टाइम था, अभी तकरीबन पौना घंटा है, कोई तैयारी शयारी नज़र आ रही है आपको यहाँ पे?
जी बिल्कुल, जो ऑफिशियली टाइम दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो 10 बजे का दिया गया था और अभी इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और आज जो ये ट्रेन मार्च शुरू होगा मुख्तलिफ 25 मुकामात पर ये रुकेगा जहाँ बिलावल भुट्टो का इस्तेमाल किया जाएगा और बिलावल भुट्टो वहाँ पर लोगों से खिताब करेंगे। आज ये जो ट्रेन मार्च कराची शुरू होगा ये नवाबशाह जाएगा, नवाबशाह रात बिलावल भुट्टो जरदारी क़याम करेंगे, उसके बाद कल नवाबशाह से लाड़काना तक का सफ़र होगा। साथ ही इस ट्रेन मार्च के लिए स्पेशल जो ट्रेन बनाई गई है उसमें एक लग्जरी सैलून रखा गया है, एक एसी स्लीपर है, 8 इकोनॉमी क्लास की बोगियाँ हैं, साथ ही जो है इसमें 2 पावर वैन बैंक है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी 2 इसमें बोगियाँ होंगी, जबकि स्पेशल सैलून में बेडरूम, इजलास के लिए मीटिंग रूम, किचन और दीगर तमाम लग्जरी सहूलियात इस सैलून में होंगी। तो यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर ले गए। इंतजाम के साथ अच्छा राना, एक तो हम चाहते हैं कि आप जरा पीछे अपने माहौल भी हमें दिखा दें ताकि व्यूअर्स देख सकें कि इस वक्त कैंट स्टेशन पे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। लग्जरी बोगी कहीं पीछे खड़ी है तो वो भी देखना चाहूंगा। और दूसरा ये क्या स्केड्यूल ट्रेन है, सारी ट्रेन की तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दी है, लेकिन इसका स्केड्यूल टाइम क्या होता है, किस वक्त निकलती है? और हम आपसे ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर फ्लाइट्स की सीटें नहीं मिली, फुली बुक थी, तो ट्रेन कैसे मिल गई? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मंजर है, ये लोग हैं, हमारे कैमरामैन नासिर आपको दिखाएंगे कि नासिर ज़रा उस तरफ भी दिखाइएगा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, पार्टी नगमे चलाए जा रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। और जो ट्रेन की बात की गई, ट्रेन बिल्कुल साथ यहाँ जो कि प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मौजूद है। ये स्पेशल ट्रेन है, ये रूटीन की जो ट्रेन है ये वो ट्रेन नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ मुकामात पर रुकते हुए ये पहुँचेगी, तो ये वो स्पेशल ट्रेन है। ये रूटीन में जो पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन है ये वो ट्रेन नहीं है। तो इससे और जो फ्लाइट्स की बात है तो जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ से जाएंगे और साथ में जो रहनुमा क्योंकि वफाकी जा सकते थे या ट्रेन से। अब राना जावेद मुझे क्विकली ये बता दें कि कराची से ये जा रहे हैं लाड़काना, तो दीगर ट्रेनों का स्केड्यूल तो मुतासर नहीं होगा या अब इतना हंगामा से चल रहा है, एज एन रश काफ़ी है कैंट स्टेशन पे, तो बाकी मुसाफिरों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही यहाँ पे? जी बिल्कुल, जब ये प्लान किया गया तो पाकिस्तान रेलवे ने इस हवाले से पूरी प्लानिंग की है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे का जो बाकी ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन एक अंदेशा ये क्योंकि एक सियासी कारवा है, ये ऊंच नीच हो जाती है, देर हो जाती है। अगर बिलावल भुट्टो कहीं ज़्यादा देर क़याम कर जाते हैं या किसी स्टेशन पर ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर अंदरूनी पाकिस्तान से ट्रेन कराची की जानिब आ रही होगी तो वो डिस्टर्ब ज़रूर होगा शेड्यूल, लेकिन जो प्लान किया गया अगर टाइम के हिसाब से चले तो शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा बाकी ट्रेनों का। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना जावेद। कैंट स्टेशन है बहुत ही पीपल्स पार्टी के लाहौर इसी ट्रेन में लग्जरी सैलून में कितना मजा है ना, स्पेशल ट्रेन ये वाली जो है ना, आई वांट टू सी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। बट एनीवे जी, मकसद क्या है इस मार्च का ये जरा ज्यादा समझने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी साहब, बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च का बुनियादी मकसद अगर आप हमें समझा सकें। आप लोग महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा रोकने के लिए आगाही पैदा करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रीट पावर चेक कर रहे हैं, या फिर मकसद हुकूमत की तब्दीली है? इन सारों में से क्या है? देखिए, एक तो 4 अप्रैल को हम हर साल शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी मनाते हैं और इस साल भी बड़े पैमाने पर मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाड़काना जाना होता है, हर साल वो जाते हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने सोचा कि वो ट्रेन के जरिए जाएं और रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर जो कारकुनान उनसे खिताब करेंगे, तकरीबन 20 से ज़्यादा जगहों पर वो खिताब करेंगे। हुकूमत को जाना तो शायद जो ये सफ़र है इसका मकसद नहीं है, इसको कारवाने भुट्टो का नाम दिया और हम इसको मार्च नहीं कह रहे हैं, आज तो इंशाल्लाह हम करेंगे किसी वक्त में बहुत जल्द। उसमें ज़ाहिर है कि जो मुल्क के सियासी हालात हैं, जो हुकूमत की नाकामियाँ नाअहलियाँ हैं, जो इकोनॉमिक की सूरत हाल है, जो महंगाई का अजाब लोगों पे आ रहा है, उन तमाम इशूज़ पे लोगों से खिताब करेंगे और उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और उस जगह पर जहाँ रुकेंगे। अच्छा सईद गनी साहब, कोई टाइम टेबल मुकर्रर किया गया है कब तक ये मार्च खत्म हो जाएगा और एंड में क्या प्लान है? कोई धरने वगैरह का तो इरादा नहीं है? नहीं, धरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। रात हम नवाबशाह तक पहुंचेंगे तो फिर वहाँ स्टे करेंगे और उसके फिर अगले दिन 27 तारीख को सुबह नवाबशाह से रवाना होंगे और फिर रात में लाड़काना पहुंचकर ये जो ट्रेन का सफर है ये खत्म होगा और फिर बिलावल साहब वहीं स्टे करेंगे 4 अप्रैल तक। गालिबन जो भुट्टो शहीद की बस्ती है उसकी तकरीब
से खिताब करके फिर उनको माफी होगी। जी सईद गनी साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत नैब में पेशियां भुगत रही है, तो सारे देख रहे हैं। लोग तो यही कहेंगे कि असल मकसद अपनी जान बचाना है, क्योंकि बिजली, गैस समेत कई अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हुई। तब तो पीपल्स पार्टी को मार्च याद बिल्कुल नहीं आया था, तो आज क्यों? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि कोई कानून का घेरा तंग हो रहा है। ये अलबत्ता आप कह सकते हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ पेश की गई हैं, और उसका सबब शायद ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह हर इशू पे खुल के बात कर रहे हैं, वो कोई सियासी लीडर इतनी जरूरत के साथ बात नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के जो मसाइल, जो हकीकी मसाइल हैं, उनको वो उजागर कर रहे हैं और हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो नेकियती से मसाइल हल करने की कोशिश करें। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सिर्फ ये सबब लोग तलाश करने की कोशिश करेंगे। चूँकि नैब का दबाव इसलिए कर रहे हैं, बिलावल साहब जब से असेंबली में आए हैं उनकी आप सियासी सरगर्मियाँ देखें कि उसमें दिन ब दिन तेजी भी आ रही है, और वो उस तरह की सियासत करते हैं जिस तरह शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या शेख भुट्टो ने की थी। तो नैब में अपना कोई इशू नहीं है, वो पहले भी केसेस हमारे खिलाफ बनते रहे हैं, पहले भी गलत साबित हुए, इस दफा भी। अच्छा, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि नैब का कोई इशू नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये कुलियों की क्या पार्टी चल रही है? पता नहीं, वो मैं कह रही मूव्स में जरा सॉरी, साथ में सईद गनी साहब को तो हम सुन नहीं रहे थे, लेकिन मूव्स भी हम चेक कर रहे थे। लेकिन रियली गुड टाइम आई गेस, है ना? अच्छा, आर वी गोइंग टू इस वक्त? नहीं, अभी वो चली गई हैं। शरा रजा भी गुफ्तगू कर रही थी, अभी काफी पहुंचना शुरू हो गए रहनुमा। कैंट स्टेशन कराची में पीपल्स पार्टी के इस मार्च में, बाय द वे मार्च में मार्च हो रहा है। हाउ पोएटिक इज दैट? ओह माय गॉड, यू डू द पोइट्री। और मैं बिल्कुल बात से हट के, क्योंकि अभी तो मार्च वगैरह वो मार्च में मार्च हो रहा है, जिस तरह कि अब्दुल्ला ने कहा शायरी, तो वो तो चलता ही रहेगा और हम उसको अपडेट आपको करते रहेंगे। लेकिन साथ साथ कुछ बता दें, हमारे पाकिस्तानी जो स्टार्स हैं, अदाकार हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो जल्दी से आपको बताएं कि पाकिस्तानी टीवी और फिल्म के स्टार अहद रजा मीर आजकल कनाडा में हैं, और वो जो काम कर रहे हैं सबको उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया अपने काम के साथ। तो अहद रजा मीर कैलगरी में एक थिएटर ड्रामा कर रहे हैं, और ये ड्रामा कोई और नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर के हैमलेट पर मबनी है, और इसमें अहद लीड किरदार अदा कर रहे हैं। और हैमलेट डेनमार्क के, आपको याद है, उस शहजादे की कहानी है जिसके बाप को कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद वो बदला लेने की ठान लेता है। भाई ये तो पोस्टर पे भी, कवर पे है। बदला तो आपने इस तरह का है जैसे कुछ इधर भी बदला लेने, तो कवर बॉय बने हुए हैं इस थिएटर की प्रमोशन में, इस ड्रामे की प्रमोशन में। जाहिर है एक मुश्किल ड्रामा माना जाता है इस ड्रामे को थिएटर की दुनिया में, और आपको पता है ना कि अभी वर्ल्ड थिएटर डे भी आने वाला है, आई गेस 29 या 27 को है। लेकिन अहद इसको बखूबी निभा रहे हैं, और देखने वाले जो क्रिटिक्स हैं अहद की सलाहियतों के, वो क्या कहते हैं, गर्विदा हो गए हैं। तारीफी आर्टिकल्स इनके लिखे जा रहे हैं। एक अखबार है गॉन्टलेट, इसने लिखा कि अहद की परफॉर्मेंस तवक्कुआत से कहीं बढ़कर है। पाकिस्तानी जो कैनेडियंस हैं वहाँ भी बड़े, वैसे अहद के बड़े फैंस हैं वहाँ पे। अच्छा, और परफॉर्मेंस के बाद तो और ज्यादा होगा। देखिए, एक तो विलियम शेक्सपियर के किसी भी कैरेक्टर को परफॉर्म करना, वो प्ले करना एक बहुत ही कमेंडेबल बात होती है और बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अहद ये पहली बार नहीं कर रहे, इससे पहले ये मैकबेथ भी में भी परफॉर्म कर चुके हैं। सो दिस इज हिज सेकंड टाइम। सो यस, व्हेन ही वाज हियर ही वाज टेलिंग अस that he's really fond of doing theatre, और particularly बाहर जब जाते हैं तो ज़रूर एक थिएटर का ब्रेक लेके आते हैं। सो आप ज़रूरी नहीं है अगर कैनेडियन इमिग्रेशन का आप सोच रहे हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और प्रोफेशनल बने। आई गेस एक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन कनाडा एज वेल। अच्छा, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आसिफ बशीर चौधरी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमसे बात करेंगे और हमें अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आज वो भी पेशी होनी है जिसमें नवाज शरीफ साहब की बेल जिसका डिसीजन होना है। जी, आसिफ आप बता दीजिए कहाँ इस वक्त मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं, कब तक हियरिंग शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मुस्लिम लीग नून के कायदीन की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी समेत मुतअद्दिद मुस्लिम लीगी रहनुमा इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। चौथे नंबर पर ये केस है। 3 बार वज़ीर आज़म रहे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी के हवाले से अहम केस, उनकी ज़मानत का मामला, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई फ़ैसला आने की तवक्को है। गुज़श्ता समात पे नैब को नोटिस जारी किया गया था और जवाब भी तलब किया गया था तहरीरी तौर पर कि ज़मानत की इस दरख्वास्त पर नैब अपना मौक़िफ़ दे। तो गुज़श्ता रोज़ जो तहरीरी जवाब दाखिल किया गया था उसमें नैब ने सख्ती से मुखालफत की है मियां नवाज शरीफ की ज़मानत की, और ये कहा है कि उन्हें
उन्हें कोई भी जानलेवा मर्ज जो है लाहक नहीं है। ताहम ला पॉइंट्स के बजाय ये कहा गया कि वो बैरून मुल्क जाने के लिए ज़मानत लेना चाहते हैं। ख्वाजा हारिस जो वकील हैं मियां नवाज़ शरीफ के, वो आज फिर अपने दलाइल भी देंगे और उस पर नैब की जानिब से जवाबी दलाइल भी आएंगे। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है तवक्को की जा सकती है कि गालिबन 10:30 के करीब इस केस का नंबर आ सकता है। चौथे नंबर पे होने की वजह से तकरीबन 10:30 के लगभग इसकी समाअत मुतवक्को है और इस अहम केस में आज जो भी फैसला आएगा वो इसी समाअत के बाद आएगा। गुज़श्ता जो समाअत थी जिस पे सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को नोटिस किया था। जी ऑल राइट, सो इस बारे में तो हम आपसे जानते रहेंगे। आपने सारी कार्रवाई के मुताल्लिक हमें अपडेट कर दिया। आसिफ बशीर सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी एब्सोल्युटली, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सी डिस्कशंस हैं, बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट, दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। जहां आपको पता है मरियम नवाज जो है वो ट्विटर पे बहुत इल्तिजा कर रही हैं कि मेरे फादर के लिए आप प्रे करें, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी कहें कि मेरे फादर के लिए प्रे करें। फिर शहबाज शरीफ भी इज़ वेरी कंसर्न। तो लिहाजा और उसके बाद कुछ इदारे हैं वो कहते हैं कि शायद इतनी भी थ्रेटनिंग किस्म की उनको एलिमेंट बीमारी नहीं है। सो दिस रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन विजिबली अगर उनकी जो रिसेंट तस्वीरें आई हैं तो लगता ज़रूर है जनाब बड़े ही जबरदस्त मेहमानों से आपकी मुलाकात करानी है। अबू धाबी में हुए हैं स्पेशल ओलंपिक्स जिसमें 190 ममालिक ने शिरकत की। 7,500 एथलीट्स थे, इसमें पाकिस्तान की तरफ से 92 लोग गए, 92 बच्चे गए। स्पेशल लोग थे, ये स्पेशल बच्चे थे, नौजवान थे और कमाल इन्होंने कर दिया। तो लिहाजा ऑब्वियसली माशाल्लाह अब देखिए ना, पहले इक्का दुक्का होते थे तो हम बुला लेते थे उन्हें, अब इतने ज्यादा जीतना स्टार्ट हो गए विच इज कमेंडेबल। लेकिन फिर भी हमने 2 को दावत दी है। और वैसे हमारी कोशिश है कि हम इस हफ्ते जो है ना बुलाते रहेंगे विनर्स को। 61 मेडल्स हमें जीते हैं और आप सब 65 हो गए, 65 हो गए, नॉट 66 भी 65 मेडल्स हमने जीते हैं और गोल्ड ऑलमोस्ट 18 के करीब हैं। तो हमारे पास मेहमान हैं और उनके पेरेंट्स हैं, तो 2 विनर्स हमारे पास मौजूद हैं। विनर्स जी हमारे पास हैं। पहले तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज पहन के भी आए हैं। हुर मुश्ताक हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हुर फॉर कमिंग। और हुर के साथ इनके फादर मुश्ताक अहमद भी आए हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर। और कांग्रेचुलेशंस जी आप लोगों को। और मिसेस बानो काजिम हमारे साथ हैं। बिल्कुल, किसकी मदर हैं वो, उन बच्ची को तो मैं जरा करवाऊं इंट्रोड्यूस। हुमैरा काजिम हमारे साथ हैं, सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल दोनों पहने भी हुए हैं। बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ बानो काजिम हैं इनकी वालदा। थैंक यू सो मच, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक, बिकॉज डेफिनेटली आप लोगों की वजह से ये दोनों जो है ना बड़े प्राउडली अपने मेडल्स पहन के बैठे हुए हैं। तो जल्दी से पहले तो मैं हुर आपसे पूछ लूं कि ये हमेशा से शौक था जी स्पोर्ट्स में ही? मैंने हमेशा की शौक था ये मेरा, जबरदस्त। तो भागने का बचपन में बहुत ज्यादा भागते थे, मुझे लगता है कि अब रेसिंग में मेडल्स ले रहे हो। हाँ ना। अच्छा, डर लगा था कि कंपटीशन टफ है, हार ना जाऊं कहीं? एक्चुअली कंपटीशन टफ था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, बहुत है भागने के लिए। मैंने मेहनत की काफी। I pushed myself very hard. I try hard to run fast. Pushed yourself very hard. Brilliant. So that we can tell by your 2 gold medals and a bronze. कि अभी तक मुझे लग रहा था ये बच्चे भागते भागते अभी तक यहाँ आ गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह they are also in their gear. तो हुमैरा, what about you? आप बताएं कि एथलेटिक्स में आपको ये मिला है, तो ये बहुत सी दुनिया, इतने ममालिक के लोग, और उसमें कोई डर नहीं जाता इंसान? नहीं, मैं बिल्कुल ही वेव की तरह मैदान में उतरी, डर ही नहीं बिल्कुल। वो तो मुझे नजर आ रहा है, देखिए वो डिटर्मिनेशन जो है ना वो आंखों में मुझे नजर आ रही है आपके। जबरदस्त। जरा पेरेंट्स की तरफ भी आ जाए ना, इनसे भी क्योंकि मेहनत तो बड़ी आपकी होगी। कितनी मुश्किल या कितनी आसान होती है ये ट्रेनिंग मुश्ताक से, अगर आप शुरू करें कि जाहिर है पढ़ाई भी साथ से चलानी है, फिर ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स, बहुत से लोग तवज्जो जो नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चे कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन आप लोगों की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। जी, कोई भी काम आसान नहीं होता है, अगर टाइम लगाया जाए, प्रैक्टिस की जाए, कमिटमेंट, डेडिकेशन हो तो आसान हो जाता है। वही किया इन लोगों ने। सबसे बड़ी जो इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान, जो 1989 में बनी थी, बहुत ही छोटी सी टीम के साथ 1991 में इन्होंने पहली मरतबा छोटा सा इवेंट किया था, और अब जो है इसमें मोर देन 20,000 रजिस्टर्ड एथलीट्स हैं पूरे पाकिस्तान से। उनकी बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कोचेज़ हैं
हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वो सारी चीज़ें मिलकर ये जो है दिस बिकेम पॉसिबल। अच्छा, एक बड़ी कमेंडेबल बात है और इधर हम ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे, हमारे पास बड़े स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, बड़े स्पोर्ट्स के जो पाकिस्तान में खेले जाते हैं उन लोगों के लोग आते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, बड़े मुश्किलात हो जाती हैं, लेकिन माशाल्लाह स्पेशल ओलंपिक्स के जब हमने जीते हुए बच्चे देखे हैं तो लगता है कि कोई मसला ही नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। आपको सारे ओलंपिक्स और सारे वर्ल्ड इवेंट्स में पता चलता है कि वो कंट्रीज जो जीतती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्स वाली कंट्रीज ही हों जो जीतती हैं। जीतते वही लोग हैं जिनमें डेडिकेशन कमिटमेंट होता है। जैसे ये लोग बगैर रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर काम कर रहे हैं और ये जीत रहे हैं और इतने ज़्यादा मेडल्स ला रहे हैं। 65 मेडल्स ले आया पाकिस्तान। मिसेस मुताज़म, आपसे जानना चाहेंगे, पर्टिकुलरली लड़कों को तो फिर लोग पुश कर लेते हैं, लड़कियों को पुश करना और ज़्यादा, बहुत से प्रेशर्स होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि एक तो वैसे ही स्पेशल बच्ची है, इस पर इतनी मेहनत कर रही हो, बहुत मुश्किल होता है, दीगर बच्चे भी संभालने होते हैं। हाउ डिड यू मैनेज, कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, अगर लोगों की बात सुनेंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं जा सकेंगे। लोग तो नॉर्मल लोगों को भी कहते हैं, तो ये तो स्पेशल है। मेहनत में ही अजमत है, इसी में कामयाबी मिलेगी। ये SOP का बहुत शुक्रिया, और मैम रौनक लखानी की वजह से ये बच्चे इतने कामयाब और वो इतनी डेडिकेशन के साथ ये चला रही है ऑर्गेनाइजेशन और इन बच्चों को लेके चल रही हैं, हैट्स ऑफ टू हर। नहीं तो ये आप पुश करती हैं हुमैरा को कि भाई ट्रेनिंग करनी है, आज छुट्टी नहीं करनी, या फिर हुमैरा का खुद शौक है? मेरा खुद शौक है, मैं अब्बा को उठा के ट्रेनिंग पे जाती हूँ, मुझे जाना है ट्रेनिंग में, लेट नहीं होना। मुझे हुमैरा में ना मैं नजर आ रही हूं, से लेट होती हूँ मेरे अब्बा। जबरदस्त, मतलब बच्चों को ही तो आगे लगाना है, वरना ऑब्वियसली जरा पेरेंट्स जो होते हैं थोड़े से ढीले कभी कभार पड़ जाते हैं। मैं अब्बा को बस अब्बा के ब्लैंकेट खींच लेती हूँ, नहीं उठो ट्रेनिंग पे जाना है। ये नो वंडर अब्बा आज इधर नहीं आए, अम्मा आई है क्योंकि अब्बा कह रहे हो जाते थे ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जी, जल्दी से हम हुर से भी पता कर ले। हुर, पहले तो बताओ कि और भी भाई बहन है? एक बड़ा भाई है और 2 बहनों हैं। और वो भी गोल्ड मेडल वगैरह कभी जीते हैं, कुछ लेके आए? नहीं, ये हुई ना बात, यानी यू आर द ओनली। मुझे लग रहा था कि आपकी खुशी से कि घर में भी एक कंपटीशन है। भाई एक ही हो तुम जो मेडल लाए हो अब तक, है ना? हाँ, एक लाया हूँ। हाँ, मोहल्ले में भी एक ही होगे, पूरी नेबरहुड में मेरा ख्याल है और कोई नहीं लाया होगा, आई एम श्योर। जबरदस्त जबरदस्त। तो कितने घंटे ट्रेनिंग में दिन में गुजरते हैं? 2 आवर्स, सुबह 2 आवर्स, सुबह को शाम को। अच्छा, हाँ। देखो यानी विच मीन्स के मतलब वो 1 घंटा भी अगर आप जमा के करो तो माशाल्लाह आपके गोल्ड मेडल तो आप लोग पढ़ाई तो मुतासर नहीं होती, स्टडीज नहीं, पढ़ाई नहीं करता। नहीं, पढ़ाई नहीं है, बस स्पोर्ट्स। पहले स्कूल जाते थे, अब स्कूल छोड़ दिया। अच्छा, हाँ। तो अब स्पोर्ट्स में तो आप स्कूल जा रही हैं हुमैरा? मैंने भी स्कूल छोड़ दिया, मैं उनके स्कूल्स में ही पढ़ती थी। हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। अच्छा, तो यानी बेसिकली जिस चीज में स्ट्रेंथ है आप लोगों ने यही डिसाइड किया होगा उसको फ्लरिश करें, कि उसको करें। एवरी चाइल्ड इज नॉट मेड फॉर स्टडीज एंड डिग्रीज एंड PhDs, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टैलेंट। और जब हमने और स्पेशल बच्चों के साथ यही होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि वो किस चीज़ में उनका टैलेंट है। अगर पढ़ने लिखने में नहीं है तो उस तरफ उनको डायरेक्ट किया जाए, उस तरफ उनको इनकरेज किया जाए। तो इन लोगों के लिए स्पोर्ट्स था और फिर अपॉर्चुनिटी स्पेशल ओलंपिक्स जैसी, जहाँ पे इनको टेस्ट किया जाता है डिफरेंट स्पोर्ट्स में कि किसके अंदर इनकी पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड दैट्स हाउ इनको फिर डाला जाता है। ये इतनी आपने ज़बरदस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल कि बच्चे का पोटेंशियल देखें। एज इट इज़ इतने चैलेंजिंग आजकल लाइफस्टाइल्स हो चुकी हैं, बच्चों के लिए इतने कॉम्पिटिशन, इतनी कम्पिटिटिव दुनिया हो चुकी है, एंड देन इफ़ यू आर अ स्पेशल चाइल्ड तो फिर आप देखिए कि उसका रुझान किस तरफ है। सो वेरी गुड, आपने बड़ी कमेंडेबल बात की है। स्पेशल बच्चों का वैसे ही रुझान देखना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त किताबों में ही झोंके रहें। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द आइडिया कि आप 1.5 साल और 2 साल के बच्चे को स्कूल भेज दें। एज मच एज पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी आप बच्चे का रुझान जरूर देखें। मिसेस गाज़िम, आपको मुश्किल हुई हुमैरा का टैलेंट तलाश करने में या फिर इट वाज इजी? ये लिखा हुआ था कि हाँ ये बच्ची जो है ना ये स्पोर्ट्स में अच्छी है। उसके बाद 3 साल तक ये चलती नहीं थी खुद से, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला था। बहुत कोशिश और बहुत इलाज के बाद ये चलने लग गई। और अब दौड़ रही है। जब मैंने 2013 में इसका एक इवेंट स्कूल की तरफ से SOP में हुआ, तो वहाँ जब मैंने देखा इसने फर्स्ट प्राइज़ लिया गोल्ड मेडल, तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी। फिर मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी और इसको आगे तक लेकर जाऊंगी। और देखें ओलंपिक्स तक पहुंच गई और अब वहां से मैं
कोच बने मैं एथलेटिक्स सबका रनिंग करवाऊँ। मुझे ना पता है, इसलिए बच्ची की डिटर्मिनेशन से मुझे यकीन है कि ये आखिरी बार हमारे सेट पे नहीं आई, इन्होंने बहुत कुछ करना है। आपकी ट्रेनिंग पे लगा देना चाहिए, भगा देगी। मुझे भी कोई सेम सी चीजें लग रही है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत खुशी हुई, बहुत मुबारक, माशाल्लाह यू आर एन इंस्पिरेशन टू द रेस्ट ऑफ यू नो योर एज स्टूडेंट्स एंड बच्चे आउट देयर एंड पेरेंट्स, माशाल्लाह आपकी बहुत दाद के मुस्तहिक हैं और बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी। एंड कांग्रेचुलेशंस टू द होल पाकिस्तान एज वेल, एंड ऑब्वियसली स्पेशल ओलंपिक्स और पाकिस्तान का किरदार इसमें यकीनन फरामोश नहीं किया जा सकता। दिल बाग बाग सा है इन बच्चों से मुलाकात करके। कभी कभार मतलब देखिए, सुबह हम आए हैं और ज़रा ऑब्वियसली मुश्किल सी सुबह थी, गर्मी भी हमें लग रही थी, लेकिन किसी अच्छी ऐसी एक मुलाकात हो जाए जिस तरह इन बच्चों से हुई तो आपका फिर दिन इट इज़ सेट। अच्छा जी, लेट अस गो टू भारत और जल्दी से आपको वहाँ से कुछ खबरें बताते हैं जो कि इतनी कोई ख़ास है नहीं। वैसे भारत में मुसलमानों, ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, तो हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। हद तो ये है कि भारतीय तालीमी इदारों में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले कश्मीरी नौजवान भी महफूज नहीं हैं और इसका ताज़ा निशाना बने हैं 24 साल के कश्मीरी मॉडल अबसार ज़हूर डार, इनका नाम है। अबसार का कहना है कि वो बेंगलोर में कॉफ़ी पीने गए थे, चंद अफराद आए और उन पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। अंदाजा करें, डिप्रेसिंग न्यूज़ आ रही हैं। कश्मीरी कम्युनिटी को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। अबसार के सर और बाजुओं पर शदीद चोटें आई हैं। अबसार कहते हैं कि वो इतने खौफजदा हैं, ऑब्वियसली हैं भी, होना भी चाहिए। कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं वो। कुछ देर पहले खबर आई कि मुसलमान रहनुमा शब्बीर हुसैन जैदी को गाजियाबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था और वाज़ेह रहे कि शब्बीर हुसैन जैदी का ताल्लुक बहुजन समाजवादी पार्टी से था, जो निचले तबके के हिंदुओं की रिप्रेजेंट करती है, उनकी बात करती है और मायावती इनकी लीडर हैं। हाँ। और ये बाय द वे अबसार डार की लुकिंग एट अबसार, व्हाट अ गुड लुकिंग बॉय, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये कश्मीरी होने की वजह से इन पे सारा ये अत्याचार हुआ होगा या फिर बिकॉज कंपटीशन भी आपको पता है, उन्हीं का वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। गली कूचों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं हमारे नौजवान, वो कितने डिसिप्लिन से खेलते हैं कि वो लिटरली डिसीजन के लिए भी आईसीसी को कांटेक्ट करते हैं। बताएं आपको हुआ क्या? तस्वीर ही आप देखेंगे इतनी फैसिनेटिंग है कि पहली दफा तो देख के आप परेशान हो जाते हैं, अच्छा हुआ क्या है। अच्छा जी, आपको जल्दी से बता दें हुआ क्या। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी वो इदारा है जो दुनिया में क्रिकेट के असूल यानी जो सारे होते हैं लॉज एंड असूल वो फॉर्म करता है और फिर उन पर अमल दरामद की निगरानी भी करता है। तो पहले स्टोरी बता दूं और तस्वीर आपको समझ आ जाएगी क्या है। पाकिस्तान के एक गांव में टेप बॉल क्रिकेट खेलने वालों ने अपने मैच के एक फैसले के लिए भी बराह रास्त आईसीसी से रहनुमाई मांग ली और आलमी इदारे को एक तस्वीर भेजी जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं और पूछा गया कि विकेट गिर चुकी लेकिन बेल्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो ये आउट है या नॉट आउट है। और आईसीसी ने अब अपनी वेबसाइट पर यह फैसला जारी कर दिया है कि बेल्स अपनी जगह मौजूद हों भी, लेकिन स्टंप अगर ग्राउंड से मुकम्मल तौर पर उखड़ गई है तो ये क्लीन बोल्ड ही तस्वुर होगा। सो यस, हाउ कूल इज दैट कि लिटरली एक गांव में इधर हो रहा हो मैच और आईसीसी डिसाइड करे। दैट वाज वेरी नाइस, बड़ा हमें अच्छा लगा। बचपन में मुझे याद है ऐसी घड़ी होती थी जो हमारी फ्रिज में रखते थे ना तो रंग बदलती थी। व्हाट? आई एम टेलिंग यू, टेंपरेचर की वजह से इसका कलर बदलता था। अब्दुल्ला, आई हैव नो आइडिया कि आपका बचपन किधर था। अच्छे से याद और आप है क्या कर रहे थे? मेरी दादी जान उम्रा करने गई थी, वापसी पे वो घर तोहफा लेके आई थी। वो घड़ी धूप में और रंग की हो जाती थी, फ्रिज में और रंग की हो जाती थी। वो दादी जान ने एवी आपको कोई चीज पकड़ा दी थी कि ये बेटा इसी तरह हमें क्या पता था उसके बाद असली ऐसी चीजें आ जाएंगी। बड़ी अच्छी अच्छी पीसेस आ गए हैं, बट एनीवे हम ये क्या बातें, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्या हाल है आपका? वेलकम बैक। अच्छा जी, इस घंटे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, कुछ गेस्ट से भी आपको मिलाना है, कुछ सर्वे पाकिस्तान में हुए हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। हमने साल के शुरू में बात की थी कि ये वो साल है जिसमें आप अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस पे तवज्जो दें, तो लिहाजा वी आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग आवर ट्रेनर एक्सपर्ट ऑन द शो सून, ताकि वो आपको आके कुछ टिप्स वगैरह दें, कुछ एडवाइस दें, मोटिवेट करें। अच्छा जी, स्टार्ट करें एंड आर टॉप स्टोरी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अरकान के इंतखाब के लिए अपोजिशन से बादशाह महमूद करेंगे। बज़ाहिर खारजा के बाद दाखिला अमूर की जिम्मेदारियां भी वजीर खारजा निभा रहे हैं। वजीर आज़म अपोजिशन से मिलने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? मामला समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर के लिए मुकर्ररा मुद्दत रवा माह के शुरू में ख़त्म हो चुकी है। दफ्तर खारजा की एडिशनल सेक्रेटरी आमना बलोच ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखकर बलोचिस्तान और सिंध से ECP अरकान की खालिद नशस्तों के लिए 3 नामजदगियों की तजवीज़ दी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी बिलावल भुट्टो जरदारी से कह चुके हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर उन्हें भिजवाएं। मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह,
आपकी जो तशवीश है वो आप मुझे लिख के भिजवाइए। आप चाहते क्या हैं? आप किस किस्म की हिकमत अमली चाहते हैं? बयानात से मुल्क की मसाइल हल नहीं होते। और आपको बताएं कि शाह महमूद की जानिब से बिलावल से तहरीरी तजावीज़ तलब करना भी हैरान कुन है। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने अपने सेक्रेटरीज में से एक के ज़रिए आमना बलोच को भेजे गए जवाब में इस अमल पर सवालात उठाए हैं। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक ये हैरान कुन है कि वजारत खारजा के ज़रिए नाम तजवीज़ किए गए जिसका ECP से कोई ताल्लुक नहीं, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की आइनी ज़रूरत को भी पूरा नहीं किया गया। और इसी पे मजीद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ मरकजी सेक्रेटरी इतलात उमर सरफराज चीमा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म के बजाय वज़ीर ख़ारजा अपोजिशन से बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपोजिशन से बात करने पर क्यों तैयार नहीं होते? कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी सर। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को कभी भी कोई मसला नहीं हुआ अपोजिशन लीडर से मुलाकात करने का या बात करने का, लेकिन आपके सामने कि पिछले 8 माह में जो हुल्लड़बाजी, जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी अपोजिशन ने पार्लियामेंट में की दिखाई है, वो पूरी कौम ने देखा कि बावजूद इसके कि आखिरी जो इजलास था उसमें अपोजिशन असेंबली स्पीकर के चैम्बर में ये बात तय की कि किसी किस्म की जो है हुल्लड़बाजी नहीं की जाएगी, एक दूसरे के पार्लिमानी लीडर्स का एहतराम किया जाएगा। लेकिन जैसी वज़ीर आज़म पार्लियामान में आए उसके बाद जो अपोजिशन का रवैया रहा वो आपके सामने। तो हम तो ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है संजीदा रवैया अख्तियार करे ताकि मामला को बेहतर तौर पे आगे बढ़ाया जा सके। जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा के हवाले से आपने बात की, तो आप जानते हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी मंझे हुए सियासतदान हैं, तजुर्बाकार हैं और हमारे सीनियर तरीन पार्लिमानी लीडर हैं। इसलिए अक्सर जब पार्लियामेंट के अंदर दूसरी जमातों के साथ गुफ्तगू शनीद में रवाबत करने में पहले भी अभी हालिया जो 3 रुकनी कमेटी बनी जिसने अपोजिशन की तमाम जो 3 डिमांड्स थी उसके मुताबिक जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाया गया, पार्लियामानी लीडर्स के लिए ब्रीफिंग भी अरेंज की गई, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी बुलाया गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है इस हवाले से जो है किरदार काफ़ी अहम रहा है पार्लियामेंट के अंदर और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अच्छा चीमा साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। वज़ीर आज़म अपोजिशन से नहीं मिलते, पार्लियामेंट नहीं जाते, वुज़रा की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं कराते, लेकिन बराह रास्त अहकामात दे रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या एक जमहूरी निज़ाम में वज़ीर आज़म का किरदार यही होना चाहिए? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म एक कामयाब टीम कैप्टन की तरह जो है फ्रंट से लीड कर रहे हैं और बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती मामलात के अंदर वफाकी सूबाई मामलात की हद तक वो ज़ाती इंटरेस्ट लेते और बिल्कुल जो उनका नज़रिया है, सोच है, जो पार्टी का एजेंडा है उसके मुताबिक जो है वज़रा को हिदायत है। जी मैं साहब, अगर वज़ीर ख़ारजा के तजवीज़ करदा नाम ना माने गए तो फिर क्या सूरत बनेगी? वज़ीर आज़म ख़ुद मैदान में आएंगे या सूरत हाल जो भी हो वो काबिल कबूल होगी? मेरे ख्याल में जिस अंदाज से मामला को आगे लेके जाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, शाह महमूद कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते में हैं और उम्मीद है कि कोई डेडलॉक हाल नहीं पैदा हो। शुक्रिया आपका उमर सरफराज जी, हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि डेडलॉक होता है, नहीं होता है तो क्या सूरत हाल बनती है फिर। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। अच्छा जी, आम तौर पर होटल्स, आप सुन रहे हैं जरा? हाँ, सुन रहा हूँ। तो आम तौर पर होटल्स और मॉल्स में देखने में आया है कि लड़कियों को अगर वो किसी खातून के साथ ना हो तो दाखिले की इजाजत लड़कों को नहीं मिलती। लड़कियों को मिल जाती है, लड़कों को नहीं। इन एनी केस लड़कियां अकेली जाएं, लड़कियां किसी और के साथ जाएं, लड़कियां घर वालों के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, लड़के अगर बाप और अपेरेंटली बेटा भी जा रहा है या भाई और भाई भी जा रहे हैं जिनकी शक्लों पे लिखा हुआ है मे बी जुड़वा ही है, तो वो फैमिली नहीं कंसिडर होते। बिल्कुल, यानी फैमिली बेसिक जो फैमिली यूनिट होता है लड़कों के लिए जाना, ऐसी फैमिलीज होती हैं जिस फैमिली में कोई औरत नहीं होती। देयर आर फैमिलीज लाइक दैट, कोई बहन नहीं है और खुदा न खास्ता अगर वालिदा भी या तो नहीं है या फिर कहीं ट्रैवल कर रही हैं या फॉर सम ऑड रीजन शी इज नॉट अवेलेबल,
तो वो बाप और 2 बेटे फैमिली कंसीडर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो हम मॉल्स और ये होटलों वगैरह की बात कर रहे हैं। आप अगर अम्यूजमेंट पार्क्स जो है ना कराची में, मेरा अपना ये किस्सा है कि बच्चे स्कूल के बच्चे 7th 8th ग्रेड के छोटे ही बच्चे हुए ना 13-14 साल के, तो वो भी मदद मांग रहे होते हैं इधर उधर से कि प्लीज हमें अंदर जाना है। अम्यूजमेंट पार्क में भी 4-5 लड़कों को, बच्चों को साथ नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसा हो क्यों रहा है? मैं अकेला हूँ ना, मैंने चलो 4-5 के बारे में तो एक ख्याल आता है कि क्या हुल्लड़बाजी। आई वांटेड टू गेट इनटू वो जो सीवीयू पे बिल्कुल रेस्टोरेंट के साथ पार्क नहीं बना हुआ। हाँ बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सा पार्क है। आई जस्ट वांटेड टू गो एंड हैव अ वॉक, नहीं जाने दिया। अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। यानी व्हिच मींस कि लड़कों के साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है। लड़कियां हम समझते हैं कि हमें हम आज करेंगे। अगर सब मिलके तरबियत करें, आप पहले ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दें, नहीं उधर नहीं जाना, नहीं यहाँ नहीं आ सकते, तो लड़के भी परेशान हो जाएंगे। जिस लड़के ने बचपन से ये देखा है अपने बड़े भाइयों के साथ ये होते हुए, वो कहेगा नहीं अगर मैं उधर जाऊंगा तो वहाँ पे लड़कियां होंगी, खवातीन होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली अजीब सा बिहेव करेगा। मेक इट नॉर्मल फॉर एवरीबडी अराउंड us के वो normally दूसरे लोगों से दूसरी जगह से and I totally agree with you by the way, but how simple it is to say कि make it normal। यही तो हम कहते हैं जब हम माइंडसेट बदलने की बात करते हैं कि लड़कियों को भी स्पेसेस रिक्लेम करनी चाहिए, जाना चाहिए, लड़कों को भी टोकना नहीं चाहिए, वो भी जाए। हम वही तो बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमने एक नोशंस, प्री कंसीव नोशंस बनाए हो जी, लड़के हैं तो ये करेंगे, लड़कियां होंगी तो वो हो जाएगा। Forget it, निकले भाई इस चीज से। दुनिया कहाँ पहुंच गई। वेरी नाइस रिपोर्ट, मुझे अच्छा लगा। एंट्रियां कराई हैं लड़कों की। हाँ मैंने कितनी बार बच्चों को, भाई मेरे भी नेफ्यूज हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने शरीफ, कितनी बार कुछ 2-4 लड़के आ जाते हैं कि आप हमें अंदर करा दें, हमने जाना है, इवन इफ दे आर अम्यूजमेंट पार्क एंड ऑल, आई डू इट। और बड़ी इंपॉर्टेंट हमने वैसे वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की तलाक या खुला के बारे में क्या राय है? क्या अब भी सिर्फ खवातीन को शादी के ख़त्म होने का जिम्मेदार ठहराया जाता है? ये कुछ अहम सवाल हैं जो हम अपने माशरे में आए रोज़ देखते रहते हैं। क्या समाज में मामूली बातों पर भी बर्दाश्त खत्म हो रही है? पाकिस्तानी अवाम की तलाक के बारे में जो राय है, इसकी एक झलक गैलप पाकिस्तान के सर्वे के जरिए देखी जा सकती है। शहरियों की बड़ी तादाद अपने माशरती तजर्बों की बुनियाद पर समझते हैं कि पाकिस्तान में तलाक की शरह में हर गुजरते साल इजाफा ही हो रहा है। इस हवाले से पिछले सर्वे जो था वो 2017 में किया गया था, जबकि हमने 2017 का तकाबली जायज़ा जो है कंपैरिजन किया। 2010 से सर्वे में सवाल किया गया है कि क्या वो समझते हैं कि मुल्क में तलाक की शरह में इजाफा हुआ है। तो इसके जवाब में 2010 आप कंपैरिजन भी साथ साथ देखते जाएं, स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं। 2010 के सर्वे में 48 यानी 48% लोगों का कहना था कि वो समझते हैं कि शरह में इजाफा हुआ है, जबकि 2017 में कोई 78% अफराद ने कहा कि हाँ ये शरह बढ़ गई है। तो इसमें आप जरा डिफरेंस देख लें। और इसी तरह 2017 में जब ये पूछा गया कि तलाक की बड़ी वजह क्या है, तो फिर 41% लोगों ने ससुराल वालों को इसका जिम्मेदार ठहराया। तो 41% सेट ससुराल वाले। 2010 के सर्वे में 62% 62% ने मियाँ और बीवी दोनों को बराबर का जिम्मेदार करार दिया। सिर्फ बीवी को 22% लोगों ने जिम्मेदार ठहराया था और सिर्फ शौहर को 15% जिम्मेदार मानते थे। 2017 के सर्वे में 30% बीवी को और 27% शौहर को जिम्मेदार समझते थे। लोगों से पूछा गया कि क्या खवातीन के पास तलाक का हक होना चाहिए या नहीं, तो 58% का कहना था कि खवातीन को यह हक मिलना चाहिए, जबकि 41% का कहना था कि खवातीन को हक नहीं मिलना चाहिए, विच इज क्वाइट अ ह्यूज परसेंटेज। 2017 में जब लोगों से पूछा गया कि एक घर और खानदान पर कौन सा फेल सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है, तो सिर्फ 8% लोगों ने तलाक को करार दिया, जबकि 52% का कहना था कि घर को किसी खानदान वाले के तिब्बी अखराजात से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है या फिर उससे मुतासर होता है घर का सारा निज़ाम। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं मेहमान और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमें सबसे पहले कराची स्टूडियोज में ज्वाइन किया है फायजा मुश्ताक हमारे साथ हैं, फायजा मुश्ताक ने, जो कि हेड ऑफ सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स डिपार्टमेंट IBA में सोशियोलॉजिस्ट हैं, और हमें खानदानी उमूर की वकील मोहतरमा रहीमा खान साहिबा ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। रहीमा, वेलकम टू द शो। फायजा, वेलकम टू द शो एज वेल। अच्छा फायजा, आप हमारे साथ बैठी हैं, आप ही से हम गुफ्तगू का आगाज भी करते हैं। सबसे पहले तो आप बता दें कि आपको ये जो हमने स्टैट्स सारे बताए हैं, जो कि परहैप्स 2019 में हम बैठे हैं और इतने लेटेस्ट ये, लेकिन आप अपने तजुर्बे से बता सकती हैं कि रेट ऑफ डिवोर्स, रीजंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपके अंदाजे में क्या चल रहा है?
जी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो आपने ओपिनियन पोल्स दिखाए हैं ये लोगों का ओपिनियन ट्रेस कर रहे हैं कि लोगों के ख्याल में डिवोर्स इंक्रीज हो रही है, ये नहीं, ये पोल के रिजल्ट्स अभी ये नहीं बता रहे कि एक्चुअली डिवोर्स रेट्स में क्या हो रहे हैं। लोगों का बिलीफ, लोगों का परसेप्शन है ये। हमारे पास डेटा जो एक्चुअल है डिवोर्स रेट्स पे वो बहुत कम है, बहुत कम रिसर्च इस पे की गई है, मगर कोर्ट्स में आप जो डेटा है उसको देखें तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया है वो यही कहते हैं कि हाँ इंक्रीज़ तो डेफिनेटली हो रही है, और इंक्रीज़ जो हो रही है वो अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा है रूरल एरियाज़ की बनिस्बत। एंड स्टेडीली ओवर द लास्ट 2 decades divorce rates have been increasing across social classes but more so in the sort of middle and upper class. क्या इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जस्ट टू कंप्लीट योर थॉट फायजा, कि ये तलाक और खुला दोनों को साथ रख रहे हैं? आई थिंक ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं इन दोनों को अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स करके हमें ये डेटा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, हम रहीमा आपके पास आना चाहेंगे। अब जाहिर है ये तो सर्वे है जिसमें लोगों की राय जानी गई, लेकिन आप तो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास डेटा की सूरत में बहुत कम मौजूद हैं, लेकिन आपने जितना भी अरसा आप प्रैक्टिस कर रही हैं उस अरसे में देखा कि हर गुजरता साल जो है वो इस तरह में इजाफा कर रहा है, या आपको ये उतनी ही लग रही है तादाद, या बढ़ नहीं रही या कम हो रही है? व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि पहले डिवोर्स रेट जो था या जो खुला रेट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। द रीज़न, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहला जो रीज़न है, पहले अवेयरनेस नहीं थी, औरतों को पता नहीं था कि जी खुला भी एक चीज़ है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन गो टू कोर्ट एंड वी हैव अ राइट, इवन दो दैट राइट हैज़ नॉट बीन गिवन इन निकाहनामा, स्टिल देयर इज़ अ राइट ऑफ खुला विच इस्लाम गिव्स, विच लॉ गिव्स। तो इसलिए जो है अब वो जो है वो तादाद इंक्रीज़ हो गई है। अगर लेट्स प्रिज्यूम, अगर मैं कहती थी कि जी पिछले महीने सिर्फ 100 केसेस फाइल हुए हैं खुला के, तो इस महीने आई थिंक 130 केसेस शायद फाइल हुए हों। डेफिनेटली वो तो जब स्टैटिक्स चेक की जाएंगी कोर्ट से तब पता लगेगा, लेकिन द रेट हैज़ इंक्रीज्ड, इट हैज़ डेफिनेटली नॉट डिक्रीज्ड। राइट फायजा, आपको भी बीच में लाएं कॉन्वर्सेशन के, रीजनिंग पे भी बात हो जाए। पाकिस्तान में 2-4 रीजन साइट किए जाते हैं। अब असलियत डिटेल्ड क्या हो, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन मियाँ बीवी के अपने झगड़े, ससुराल से नहीं बनी वो झगड़े, देन देयर इज़ एन इशू जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि एक्चुअली बहुत से घरों के लिए इट वर्क्स आउट वेल, बहुत से घरों के लिए इट डजंट। लेकिन ये रीजनिंग इज़ जिसके लिए हो रही हो उसके लिए बहुत बड़ी रीजनिंग होती है। बिल्कुल सही। ये भी हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी समझें कि जो डिवोर्स रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे, दिस इज़ अ ग्लोबल ट्रेंड। डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे हुए हैं, तो जिनको हम कहते हैं वेस्टर्न एडवांस सोसाइटीज़, उनमें ये चेंज आना पहले शुरू हुआ। पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में भी बहुत सारी सोशल कल्चरल चेंजेस, फैमिली डायनामिक्स में चेंजेस हो रहे हैं, सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट डिवोर्स रेट्स भी चेंज हो रहे हैं। उसके बहुत सारे साथ अकम्पनिंग फैक्टर्स हैं साथ साथ जो और चेंजेस हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन हो रही है, जो ओल्डर फैमिली डायनामिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। विमेंस राइट टू एजुकेशन and their access to education and to financial independence, jobs, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं मैरिज से और फैमिली लाइफ से, वो भी चेंज हो रही हैं। सो पहले ये आइडिया कि अगर आप अनहैप्पी हैं अपनी शादी, अपनी मैरिज में, अपनी फैमिली लाइफ में, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप बस सफ़र करें। बेशक आप और आपके मियाँ के बीच में जो भी हैं मसले मसाइल, इन लॉज के साथ जो भी हैं, देयर इज़ नो वे आउट। नाउ देयर इज़ इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड रिकग्निशन कि एटलीस्ट अ वे आउट है, इवन दो डिवोर्स का जो स्टिग्मा है वो अभी तक बहुत कम नहीं हुआ, स्पेशली ख़वातीन के लिए। अगर कोई औरत तलाक लेती है। अच्छा फायजा, आप स्टिग्मा की बात कर ही रही हैं, तो हमारे यहाँ अब भी क्या जिस औरत की तलाक हो या खुला ले उसे बदकिरदार या बदचला नहीं समझा जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है बहुत अरसे तक? अब देख लेना कि तो अगर ये भी, इसके पास भी हमारे पास थोड़ा सा डेटा है कि डिवोर्स के बाद औरतों की उनकी रेट्स ऑफ री मैरिज फॉर एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनको कौन सपोर्ट कर सकता है। अक्सर केसेस में तो उनकी अपनी फैमिली उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती है, तो थोड़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके स्टिग्मा कम हुआ है, मगर अभी भी बहुत मुश्किल है। सो द डिसीजन फॉर अ वुमन, आदमी के लिए भी मगर स्पेशली औरत के लिए खुला डिसाइड करना कि आई वांट आउट ऑफ दिस मैरिज, वो आसान नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जो मुश्किलात आती हैं, मैनी ऑफ देम स्टिल एग्जिस्ट। अच्छा, दोनों ख़वातीन से मैं पूछूंगी, और रहीमा आपके पास मैं पहले जाती हूँ, लेकिन ये एक दफ़ा एक ज़माने में कहा जाता था अगर बच्चे हो जाएं फैमिली में, अगर बच्चे भी इन्वॉल्व हों
तो फिर वो डिवोर्स उनके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज एक बाइंडिंग फैक्टर बीच में आ जाता है। अब मैरिज अच्छी चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन बच्चे या तो उसका फ़ायदा उठाते हैं या सफ़र करते हैं। तो क्या अभी भी लोग हिचकिचाते हैं कि इफ़ दे डोंट वांट टू, द कपल जो मेन है आदमी औरत, वो साथ नहीं रहना चाहते लेकिन बच्चों की खातिर रहते हैं? रहीमा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिंगल जो होते हैं विदाउट किड्स वो ज़्यादा डिवोर्स समझते हैं कि हो सकती है, या फिर इवन बच्चे वाले? नहीं मानू, नो, दैट इज़ नॉट द सिचुएशन। इवन अगर बच्चे भी होते हैं तब भी देयर आर लॉट्स ऑफ लेडीज़ हु कम फॉरवर्ड एंड से कि जी हमें तलाक लेनी है, हमें बंदे के साथ नहीं रहना। तो हमारे बेसिकली इशू यही है कि एक तो सिचुएशन बनती है कि जी आप वाई द खुला रेट और द डिवोर्स रेट हैज़ इंक्रीज। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। द वेरी फर्स्ट रीज़न जो मैंने जो क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा देखा है वो है कि एक बर्दाश्त की जो दोनों में जो लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब पहले ये होता था छोटी मोटी बातों पे आप कोर्ट नहीं आते थे, आप यू यूज टू सेटल द मैटर बिटवीन द फैमिलीज़, बट अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है बिल्कुल। नाउ द फैमिलीज़ दे सपोर्ट आइदर द गर्ल एंड द बॉयज़ फैमिली, वो उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, दोनों मिल के बैठ के उस मसले का सलूशन नहीं निकालते। सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आपके पास बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कभी मैंने किसी केस में ऐसा नहीं देखा कि किसी ने भी, या मर्द ने या औरत ने, ये सोचा हो कि जी माई किड कम्स फर्स्ट एंड द वेलफेयर ऑफ माई किड इज़ द एटमोस्ट दैट इज़ आई विल पुट फॉरवर्ड फर्स्ट थिंग। बिकॉज हमने केसेस में ये देखा है कि जब भी कस्टडी के मैटर्स होते हैं, स्पेशली जब लड़का या लड़की जो है बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, कोर्ट्स का माहौल ऐसा है महानूर दैट मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे बच्चा लाना उस पर जुल्म करने के बराबर है। क्योंकि वो बच्चा जिस सिचुएशन से गुजरता है उन 3 सालों में, 4 सालों में, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। और वो बच्चा जब बड़ा होता है उसको ये लगता है हाँ ठीक है, ये तो बहुत ईजी काम है डिवोर्स देना और अलग होना, तो उसके जहन में वो चीज़ बस रच जाती है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट के जी अब लोग नहीं जी। रहीमा, बाय द वे आई एम हुमा। रहीमा, इन अ नटशेल कहने का मतलब है कि वो जो माइंडसेट है वो अभी भी शायद बहुत से तबके की वही है। और देन अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, अर्बन सेंटर्स में करें, रूरल सेंटर्स में करें, तो डिवोर्स वहाँ भी हो रही है, इधर भी हो रही है, तो लिहाजा वो डिवीजन भी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अब वी वुड लाइक टू थैंक आवर गेस्ट फॉर कमिंग। अभी तो हमने बिल्कुल एक इनिशियल थोड़ा सा स्टार्ट किया है ये कन्वर्सेशन। रहीमा, थैंक यू, एंड फायजा, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, इसमें हम चाहेंगे कि वक्तन फवक्तन इस पर डटे रहें, क्योंकि इसके इतने फोल्ड्स है जिस पे बात होनी चाहिए। बच्चों की कस्टडी हो गई, तनसीख निकाह के मामलात हो गए, फिर वो फैमिलीज जिनमें माँ बाप या तो सेपरेटेड होते हैं या डिवोर्स्ड होते हैं, उनमें अक्सर देखा गया है कि उन बच्चों में डिवोर्स का रुझान ज़्यादा होता है, जैसे कि अभी कह रही थी कि और दूसरा ये कि बहुत बार ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी डिवोर्स हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे हैं। बच्चे एक्चुअली आर बेटर ऑफ समटाइम्स, कि वो इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है कि वो बेहतर ही होता है बच्चों के लिए भी इन द लॉन्ग रन कि माँ बाप साथ ना रहें। बट एनीवे, जब ये डेटा प्रॉपर 2019 तक वाला आएगा तो आई थिंक वील हैव अ बेटर कॉन्वर्सेशन ऑन इट। स्टॉक मार्केट में मंदी के साथ साथ रुपए की कदर में कमी के रुझान और गैस कीमतों में इजाफा, हुकूमत IMF की शराइत निभा रही है या कुछ और? वजीर खजाना असद उमर बार बार कह चुके हैं कि IMF की शराइत नहीं मानेंगे। We have not waited for IMF to impose any sanctions on us or impose any conditions on us to do what we think is required for the economy. पहले दिन भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं, हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। अगर IMF के साथ मुआहदा करेंगे तो उन शराइत के ऊपर करेंगे जो हम समझते हैं इस कौम की मईशत की बेहतरी के लिए, इस अवाम की बेहतरी के लिए। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन असद उमर ये भी कह चुके हैं कि IMF शराइत तो आयद करता ही है। ये खतरा आज भी मौजूद है। ये बराह रास्त IMF की टीम से शायद ना आए। IMF की टीम बैठ के आपको वो जिसका मैं खतरे का इजहार कर रहा था वो शायद ना आए, शायद IMF के किसी शेयर होल्डर्स की तरफ से कोई आए। तो ये खतरा हमें आज तक मौजूद है। उम्मीद है नहीं होगा ऐसा, लेकिन हम उम्मीद पे छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम ये सारे इंतजाम कर रहे हैं। शायद इसीलिए मईशत को संभालने का चैलेंज सख्त होता जा रहा है। इसी पे बात करते हैं। इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के रुकन आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुलहरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में मंदी नजर आ रही है, रुपए की कदर में गिरावट भी हुई है। मईशत के लिए ये सब अच्छी खबरें ऑब्वियसली नहीं है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ?
देखिए मईशत के लिए जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो होती है अनसर्टेनिटी, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान में इक़्तिसादी लिहाज से कुछ बेयकीनी की सूरत हाल जो थी वो पाई जा रही थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं अब ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आज ही IMF का एक जो मिशन है वो पाकिस्तान में पहुंचा है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ और वज़ीर ख़जाना के साथ मामलात को आगे बढ़ा रहा होगा। FATF पे जो हमारी प्रोग्रेस थी उसकी अगेन रिव्यू के लिए एक टीम जो है वो पाकिस्तान में पहुंची है। सुलेहरी साहब हमसे बात करने का, और साथ साथ ही हम आपको बता दें, शुरू में ही हमने बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी, ये आप कैंप स्टेशन कराची से मनाजर देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च और महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के खिलाफ अपेरेंटली ये मार्च किया जा रहा है। लाड़काना तक कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंच गए हैं। अपेरेंटली पहुंच गए हैं। कुछ हम इंतजार कर रहे हैं कुछ विजुअल्स आए तो हम आपको दिखा भी सकें। डेफिनेटली बिल्कुल ये लाइव विजुअल्स हैं हमारे सामने, और बिलावल भुट्टो जरदारी इधर कैंट स्टेशन से ये स्टार्ट होगा ट्रेन मार्च, और उधर वो पहुंच चुके हैं। भाई खासी बड़ी तादाद में कारकुन नजर आ रहे हैं। नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। सईद गनी, जो सेनेटर सईद गनी हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वज़ीर बल्दियात, ये नारे भी लगवा रहे हैं। और क्या हो रहा है, और एक खुसूसी बोगी तैयार की गई है। बिल्कुल जी, एक सालों तैयार किया गया है जिसमें बड़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, एक बिस्तर वगैरह भी है उसमें ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है ताकि बिलावल और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कोई तकलीफ ना हो। और शुरू में जो हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की थी, तो एक दफ़ा हम लोग अभी देख रहे हैं तो बता दें कि ये स्पेशल ट्रेन है, तो लिहाजा यही बताया जा रहा है कि कोई स्केड्यूल ट्रेनों का जो है वो चेंज नहीं किया गया, ये स्पेशल ट्रेन है। और इसके बारे में कि ये ट्रेन मार्च कहाँ तक पहुँची, क्या हुआ, ये इंशाल्लाह खबरें लेके हम सुबह हाजिर होंगे। अभी तो टाइम उसके बाद के लिए आप जियो न्यूज़ देखते रहिएगा। हाँ, उससे बीच में आप देख सकते हैं, लेकिन हमारी जो एक बीच में भी आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारी कमेंट्री होती है, हमारा जो परसेप्शन होता है वो आपको सुबह मिलेगा। So we are going to see you tomorrow. Take care of yourself. Inshallah. See you. Have a nice day.